तो आइए देखते हैं। देखिए, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो समष्टि की इंग्लिश क्या होती है जान लीजिए पहले, तो समझना आसान होगा। समष्टि को इंग्लिश में कहते हैं टोटलिटी, मतलब संपूर्ण, और इसलिए इसका अपोजिट क्या होगा, विलोम होगा व्यष्टि। व्यष्टि को अगर इंग्लिश में हम देखें तो इसे क्या कहेंगे, इंडिविजुअलिटी, ठीक है, मतलब व्यक्तिगत, ठीक है। तो आगे देखते हैं। करपट का तद्भव रूप, तद्भव माने बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है, कपड़ा, मतलब, और कपड़े का तत्सम रूप यानी शुद्ध रूप क्या होगा, करपट होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। शब्द युग्म क्या होते हैं, दो ऐसे शब्द जो साथ साथ जो उच्चारित किए जाते हैं, जैसे बारात बसंत, बारात बसंत, वरात वसंत या बारात वसंत। कौन सा शब्द सही होगा, तो देखिए इसमें बारात वसंत सही होगा, क्योंकि दोनों ही शब्द यहीं पर सही उच्चारित किए गए हैं। आगे देखते हैं। अर्ध स्वर कौन से हैं, ये आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो अर्ध स्वर क्या होता है, ये स्वर क्या होते हैं, स्वर वो जो लेटर होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसी और लेटर की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर आप बोलते हैं क, तो आपको हेल्प लेना पड़ता है किसका, अ का। लेकिन आप अगर बोलते हैं अ, तो आपको सिर्फ अ ही बोलना है, आपको किसी और लेटर का, मतलब और लेटर की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। तो इसी तरीके से आप देखिए, आप जब बोलते हैं य तो अ बोल देते हैं, जब बोलते हैं व तो फिर इसमें भी अ बोल देते हैं। लेकिन ई, ऊ, री, री, इन, इसमें इसको बोलने में आपको किसी और भी लेटर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये जो है ये पूर्ण स्वर है और ये अर्ध स्वर है, यह वह, ठीक है। आगे देखते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका क्या अर्थ होगा, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। जो अपराधी होता है शंकाग्रस्त रहता है, दाढ़ी खुजलाता है, ठीक है, इसलिए कहा गया है। एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या होगा, पृष्ठ प्रेषण, ठीक है। आगे देखते हैं। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। तो बुद्धिहीन जो है, ठीक है, विशेषण क्या होता है, विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अगर बुद्धिहीन जो होता है ये किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता ही बताता है, इसलिए ये जो है एक विशेषण है। छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। कारक यहाँ पर छत से का प्रयोग कहाँ पे होता है, अपादान में, तो यहाँ पर अपादान कारक है। महोर्मी शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो महोर्मी जो शब्द है ये महाधन उर्मी से बना है, ठीक है। इसमें महा में हा का जो आ है, आ, और ऊ, दूसरे शब्द का ऊ मिलके ओ में बदल रहा है, मतलब महा का आ और उर्मी का ऊ मिलके महोर्मी ओ बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, चराचरम जगत में कौन सा समास है, तो ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है, इसमें उत्तर पद, उत्तर माने बाद का पद, ये प्रधान होता है, मेन होता है, और जो पूर्व पद होता है वो उपमेय होता है, और दोनों शब्दों का जो संबंध होता है वह उपमेय उपमान का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, उस शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में या तो विशिष्टता ला देता है या नया अर्थ ही पैदा कर देता है। तो अभ्यागत में आप देख रहे हैं दो शब्दों से बना है अभ्यागत, अभि धन आगत, ठीक है। तो अभि इसमें जो है ये उपसर्ग है क्योंकि पहले जुड़ा हुआ है। इसको इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो क्या कहेंगे, प्रीफिक्स, ठीक है। आगे देखते हैं। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय के बारे में बता देते हैं। किसी शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले शब्द या शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, सफिक्स, ठीक है। तो रमणीय में अड़ीय जो है ये प्रत्यय है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। ये छंद है, इसको क्या कहा जाएगा, ये दोहा एक चौपाई है। देखिए दोहा क्या होता है पहले जान लीजिए। दोहे में 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। जो सम चरण होते हैं 2 और 4, इसमें जो है कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। सम चरण में जो है 11 मात्राएं, और जो विषम चरण होते हैं पहला और ये तीसरा, इनमें क्या होता है, इसमें 13 मात्राएं होती हैं। तो दोहा जान लीजिए, दोहे में 4 चरण होते हैं और विषम चरणों में मतलब पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, और सम चरणों में यानी दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। अगर इस तरीके का की कोई रचना है तो दोहा कही जाती है। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा।
अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी देखना जानते हैं तो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर देंगे, क्योंकि जो रूल इंग्लिश के वर्ड लिखने में इंग्लिश डिक्शनरी में प्रयोग किया जाता है वही हिंदी शब्दकोश में भी प्रयोग होता है। तो आप देख रहे हैं शब्द कौन कौन से हैं, एक तो है क्ल्यू, फिर एक क्रम, फिर एक कृषक और फिर एक कृषाणु। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा, कृषाणु शब्द आएगा। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन, अगर आपने टीचिंग किया, बीएड किया आपने, तो इस प्रश्न का उत्तर आप तुरंत दे देंगे, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको। जब आप हिंदी गद्य शिक्षण करते हैं कक्षा में पाठ्य योजना बना के, तो उद्देश्य कथन कब आता है? ठीक है, पूर्व ज्ञान के पश्चात नहीं, पूर्व ज्ञान तो तुरंत सबसे पहले कक्षा में जाने के बाद हम पूर्व ज्ञान के बारे में ही बात करते हैं कि छात्र का पूर्व ज्ञान पहले जागृत करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तब उसके बाद प्रस्तावना निकालते हैं, प्रस्तावना निकालने के बाद तब हम उद्देश्य कथन कहते हैं। उसके बाद आदर्श वाचन होता है, फिर मौन वाचन और जो कुछ भी होता है उसके बाद होता है। तो प्रस्तावना के पश्चात जो है उद्देश्य कथन आता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बालक की प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। एक्चुअली उन्होंने कहा था, वर्धा शिक्षा योजना के तहत गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा जो है मातृभाषा में होनी चाहिए और साथ ही साथ ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो कि जीविकोपयोगी हो, मतलब कि हर व्यक्ति के लिए जीविका जो है उत्पन्न कर सके, तब जाके शिक्षा सार्थक कही जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो मिर्जापुर से होता है। आदिकाल की रचना कौन सी है? खुमान। ठीक है, खुमान रासो, ये आदिकाल की रचना है। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीर हैं, आप जानते ही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर, जो कि उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 1972 में, 1972 में। याद रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए दिया गया था। कभी 3 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कब दिया गया, तो 1972 में, और रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो आप बताएंगे कि उर्वशी के लिए। निरामिष किसे कहते हैं? तो मांस रहित जो भोजन होता है उसे कहते हैं निरामिष। शहद शब्द कैसा शब्द है? ये आगत है, इंपोर्टेड शब्द है, ये भारत का शब्द नहीं है, इसे बाद विदेशी भाषाओं से ये लिया गया शब्द है। वनिता, देखिए एक मैगजीन भी आती है, इससे आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। वो मैगजीन जो है स्त्रियों के लिए होती है, इसलिए वनिता का प्रयोग जो है स्त्री के लिए किया जाता है। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? तो ये विष्णु जी को कहा जाता है। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये जो है आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुबन की रचना है, ये भी याद रखिए आप। आगे कुआं पीछे खाई का मतलब क्या होगा भैया? दोनों ओर मुसीबत जब आती है तब कहा जाता है कि आगे कुआं है पीछे खाई है। रामचरित मानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है, याद रखिएगा, बहुत चर्चित किताब है और अक्सर इस पर प्रश्न बनते हैं। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने सजेस्ट किया था, किसने सुझाव दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। क्यों? क्योंकि आदिकाल में की जो भी रचनाएं हैं वो सिर्फ जो है वीर गाथाएं हैं, मतलब कि जो भी कवि थे वो दरबारी कवि थे, उन्होंने अपने राजा या अपने जो शरणदाता की वीरता का ही वर्णन किया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि भैया आदिकाल मत रखो नाम इनका, वीरगाथा काल नाम रख दो, क्योंकि सारी रचनाओं में तो वीरगाथा ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? अपकर्ष। उत्कर्ष का अर्थ होता है उत्थान, अपकर्ष का होता है पतन। उत्कर्ष का शब्द का विलोम क्या हो गया? अपकर्ष। ट वर्ग में किस वर्ग के व्यंजन आते हैं? तो मूर्धन्य। मूर्धन्य वर्ग कौन सा होता है? देखिए, मूर्धन्य जो होता है, एक चीज जान लीजिए आप कि व्यंजन के भेद में व्यंजन के 4 भेद होते हैं, पहले इसको आप जान लीजिए। एक होता है स्पर्श, दूसरा होता है स्पर्श संघर्षी, तीसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, चौथा होता है ऊष्म संघर्षी। तो जो स्पर्श होता है उसके अंतर्गत जो है मूर्धन्य, मतलब कि ऐसे जो ट वर्ण के जितने भी शब्द हैं, ट ठ ड ढ अड़, जब इनका उच्चारण करते हैं तो आपका जो तालु है, जो आपकी जीभ जो है तालु के मूर्धा भाग में बीच में जाके छूती है, इसीलिए इसे जो है मूर्धन्य शब्द भी कहा जाता है, मूर्धन्य वर्ग में। ठीक है, जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, अनिर्वचनीय, मतलब निर्वचन करना अर्थात जो है उसे कहना, अनिर्वचनीय, उसे कहा ही नहीं जा सकता। ठीक है, आचरण की सभ्यता निबंध किसने लिखा है? तो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में था ये।
भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल। रीतिकाल में श्रृंगार काल की बातें ही क्यों लिखी जाती थी। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो वीर रस का है। रस के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं लिंक दे देता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिए। छोटा सा वीडियो है लेकिन तुरंत क्लियर हो जाएगा आपको। कवितावली जो किसकी रचना है? तो तुलसीदास की है। विनय पत्रिका किस भाषा की रचना है? तो ब्रज भाषा की है। और लिखा किसने है? तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक है। तेरी बरछी ने वर छीने हैं खलन के, इसमें देखिए आप, बरछी में एक बार बर है और दूसरी में मतलब कि एक बार और, तो दो बर शब्द दो बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो अगर ऐसा कोई और एक ही शब्द अगर दो बार आए और दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यही यमक अलंकार की परिभाषा भी कही जाती है। अंधेर नगरी के लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत कम उम्र में दिवंगत हो गए, लेकिन इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में और खड़ी बोली के विकास में बहुत अपना अमूल्य योगदान दिया। वाराणसी के रहने वाले थे। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे खुसरो। पेड़ से बंदर कूदा में कारक कौन सा है? मैंने पहले बता दिया था, यहाँ पे भी से है तो अपादान कारक होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। देखिए रस से संबंधित प्रश्न जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं, तो अस्थायी भाव और रस आपको पता होना चाहिए, इसलिए वो वीडियो तो आप पक्का देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा वीडियो है, तुरंत लेकिन क्लियर हो जाएगा आपको सब। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं, जैसे कि रामचरितमानस में चौपाइयाँ बहुत सारी हैं, इसमें 4 छंद होते हैं और 4 चरण होते हैं और हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। केवट राम रजायस पावा, पानी कठौता भरी ले आवा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। इसमें 4 चरण हैं, 4, और इसे चौपाई किया जाता है और प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं। मात्राओं की गणना कैसे होती है मैं आपको बता दूंगा अपने वीडियो में। हमसे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुल्हन गावों मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियां हैं? कबीरदास की। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद तो आसान है, आप लोग कर ही लेंगे, सूर्य धनुदय। यथाशक्ति में समास क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी शब्द कौन से होते हैं जानते हैं आप? अव्ययी शब्द अर्थात वो शब्द जिनका जो है विकार नहीं हो सकता, मतलब कि ऐसे शब्द जो एक वचन और बहुवचन उनका नहीं होता है, मतलब वो मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं जहाँ भी प्रयोग होते हैं। जैसे यथाशक्ति, जितनी शक्ति, इसमें प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है और दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं। परमाल रासो किसने लिखा है? तो जगनिक की रचना है, आप जानते हैं। तितली जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने भी हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया। आइए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। अष्टछाप के कवि किसे कहा जाता है? देखिए हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य की प्रेरणा देने का श्रेय श्री वल्लभाचार्य को जाता है। 1478 में जन्म हुआ था, 1530 में इन्होंने धरती को छोड़ दिया था। ये पुष्टि मार्ग के संस्थापक और प्रवर्तक थे। तो इनके द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर सूरदास आदि 8 कवियों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भक्तिमय रचनाएं की हैं, साहित्य रचना की है। इन्हें ही अष्टछाप के कवि कहा जाता है। ठीक है, और ये कौन कौन से देख लीजिए। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और गोस्वामी विट्ठल नाथ के 4 शिष्य थे। ये 8 मिलकर होते हैं और इसलिए इन्हें अष्टछाप का कवि कहा जाता है। वल्लभाचार्य के शिष्यों में थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। गोस्वामी विट्ठल नाथ के शिष्यों में थे गोविंद दास, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि अष्टछाप के कवि कौन है, या ये भी पूछा जा सकता है 4 कवियों का नाम देके कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। अब हिंदी जो है हर जगह महत्वपूर्ण होती जा रही है, इसलिए अब हिंदी में कुछ कठिन प्रश्न भी उठ रहे हैं, तो आप लोग व्याकरण पे प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं अपने चैनल पे लगातार ऐसे डिस्कशन कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं